हेलो एवरीवन, मेरा नाम डेविड है और आज हम एक और भयानक केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी एक मर्डर केस की है जो कि भारत के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ। चांसद गांव के लोग आपस में काफी जुड़े हुए थे। किसी के घर खुशी हो या परेशानी, पूरा गांव एक साथ खड़ा दिखाई देता था। यही वजह थी कि वहां अपराध जैसी चीजें लगभग सुनने को नहीं मिलती थी। लोग अपने बच्चों को बिना डर के बाहर भेज देते थे। गांव की जिंदगी शांत थी, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जल्द ही यही गांव एक ऐसे मामले की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनने वाला है। इसी गांव में रहती थी 20 साल की खुशबू जानी। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली लड़की। वह वडोदरा की यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही थी और फाइनल ईयर में थी। खुशबू का सपना था कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार की हालत को बेहतर बनाए। घर में उसकी मां हेमा जानी थी, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में नौकरी करती थी। उनका ऑफिस वडोदरा की तरफ था, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता था। खुशबू के पिता उनके साथ नहीं रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेले पिता वडोदरा शहर में काम करते थे। वो कभी कभी ही गांव आते थे। खुशबू की एक बड़ी बहन भी थी, तेजल। गांव के ही एक लड़के तल्पेश पटेल से उसे प्यार हुआ और बाद में परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। तेजल अब अपने ससुराल में रहती थी। कुल मिलाकर ये एक साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार था, जहां सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी सीमित साधनों से चल रही थी। 11 दिसंबर 2019 बुधवार का दिन था। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी खुशबू सुबह अपनी कॉलेज क्लास अटेंड करने गई। दोपहर तक घर वापस लौटती है। उसके बाद उसे पादरा टाउन में ट्यूशन क्लास के लिए जाना था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे हर रोज होता था। हर रोज की तरह खुशबू की मां भी सुबह अपने काम पर निकल गई। आमतौर पर वो शाम तक घर वापस लौट आती थी। 11 दिसंबर को भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी शाम घर लौटते वक्त उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जब हेमा जानी घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। पहली नजर में उन्हें लगा कि शायद खुशबू कहीं बाहर गई होगी। वैसे भी कई बार ट्यूशन से वह देर से ही घर आती है, या फिर नौकरी में फॉर्म भरने या पढ़ाई से जुड़े काम के लिए बाजार चली गई होगी। इसलिए शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो घर के अंदर गई, रोज की तरह खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। खुशबू वापस नहीं लौटी। अब मां को चिंता होने लगी। तुरंत उन्होंने खुशबू को फोन लगाया, सोचा पूछ ले कहां पर है। अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यही वो पल था जब मामला थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि खुशबू बिना बताए फोन बंद नहीं करती थी। इसके बाद हेमा ने अपनी बड़ी बेटी तेजल को कॉल किया और पूछा क्या खुशबू ने कहीं जाने के बारे में कुछ बताया था। ये सुनते ही तेजल भी घबरा गई। उसका ससुराल और मायके दोनों उसी गांव में थे, इसलिए वो तुरंत घर पहुंच जाती है। तेजल ने बताया कि उसी दिन दोपहर में उसे बैंक का कुछ काम था। जब खुशबू कॉलेज से वापस आई तो वह उसे अपने साथ बैंक लेकर गई थी। काम खत्म करने के बाद तेजल ने खुद खुशबू को घर के बाहर छोड़ा था और फिर वे अपने ससुराल लौट गई थी। तेजल जब खुशबू को घर छोड़कर वापस गई तब शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी बहन को आखिरी बार जिंदा देख रही है, क्योंकि उसके बाद खुशबू अचानक गायब हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि खुशबू ने बिना बताए कभी घर नहीं छोड़ा था। अगर कहीं दूर जाना होता या लौटने में देर होने वाली होती तो वह कॉल जरूर करती थी, लेकिन इस बार उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और यही बात परिवार को अंदर ही अंदर डराने लगी। फिलहाल बात सिर्फ घर वालों और कुछ करीबी लोगों तक सीमित थी। परिवार अब अलग अलग अंदाजे लगाने लगा। उन्हें लगा शायद खुशबू वडोदरा शहर चली गई होगी। गांव से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी और लोग बस से रोज आना जाना करते थे।
यही सोचकर मां हेमा, बहन तेजल और दामाद कल्पेश गांव के बस स्टॉप पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि अगर खुशबू शहर गई होगी तो किसी बस से वापस जरूर आएगी। तीनों वहां खड़े होकर हर आने वाली बस को ध्यान से देखने लगे। साथ ही बार बार खुशबू को फोन भी मिलाया जा रहा था, लेकिन हर बार वही जवाब कि फोन स्विच ऑफ है। उन्होंने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के लोगों से भी पूछना शुरू कर दिया। शायद खुशबू किसी के यहाँ चली गई होगी, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। वडोदरा से आने वाली आखिरी बस स्टॉप पर पहुंच गई, लेकिन उसमें भी खुशबू नहीं थी। अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। मां ने खुशबू की 2 करीबी सहेलियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि सुबह के बाद उन्होंने खुशबू को नहीं देखा। परिवार ने उस ट्यूशन क्लास से भी संपर्क किया जहां खुशबू रोज दोपहर में पढ़ने जाती थी, लेकिन वहां से भी जो जवाब मिला उसने सबको और परेशान कर दिया। उस दिन खुशबू ट्यूशन पहुंची ही नहीं थी। अब मामला धीरे धीरे गंभीर लगने लगा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन खुशबू का कोई पता नहीं चल रहा था। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहां। अगली सुबह तक पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी। गांव की एक लड़की अचानक लापता हो गई है। लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। कोई कहता शायद कहीं चली गई होगी, तो कोई किसी अनहोनी की बात करने लगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि गांव में किसी ने खुशबू को जाते हुए देखा ही नहीं था। दोपहर का समय था। ज्यादातर लोग या तो अपने घरों में थे या काम में व्यस्त। इसी वजह से किसी को भी नहीं पता चला कि खुशबू घर से कब निकली, किसके साथ गई, या कोई उसे लेकर गया भी या नहीं। परिवार ने घर के अंदर भी हर चीज ध्यान से देखी। खुशबू की किताबें, नोटबुक्स वैसे ही पड़ी थी जैसे वो जल्दी से कहीं गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक कोई छोटा काम याद आया हो और वो थोड़ी देर में लौटने के इरादे से निकली हो। घर वालों के मुताबिक खुशबू का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर रिलेशनशिप नहीं था, ना ही उसकी जिंदगी में कोई ऐसा करीबी दोस्त था या थी जिस पर शक किया जा सके। गांव में भी वो ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। उसके कपड़े, जरूरी सामान और बाकी चीजें भी घर पर ही थी। इसलिए संभावना भी लगभग खत्म हो गई थी कि वह किसी के साथ अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। खुशबू के गायब होने के बाद घर की छोटी छोटी चीजें भी परिवार को तोड़ने लगी थी। 10 दिसंबर को यानी गायब होने से ठीक एक दिन पहले खुशबू क्लास से लौटते वक्त एक महंगा चॉकलेट खरीद कर लाई थी। उसने उसे फ्रिज में छुपा कर रख दिया था। दरअसल 12 दिसंबर को उसकी मां का जन्मदिन था और वह वही चॉकलेट उससे गिफ्ट करने वाली थी। लेकिन अब हालत पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जब बाद में घर के किसी सदस्य ने फ्रिज खोला, वो चॉकलेट को देखा, तो मां हेमा खुद को संभाल नहीं पाई। एक तरफ बेटी गायब थी और दूसरी तरफ उसका छोटा सा सरप्राइज फ्रिज में वैसे ही रखा हुआ था। उधर गांव में भी मामला तेजी से फैल चुका था। लोग इकट्ठा होने लगे और अपने अपने तरीके से खुशबू को ढूंढने की कोशिश करने लगे। परिवार के कुछ लोग और गांव वाले वडोदरा शहर तक पहुंच गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुशबू की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की गई। दुकानदारों से पूछा गया, रास्तों में तलाश की गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। करीब 3 दिनों तक यही सब चलता रहा। आखिरकार परिवार 14 दिसंबर को पादरा पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुशबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि एक बात पुलिस को भी अजीब लगी। खुशबू 11 दिसंबर की दोपहर से गायब थी, लेकिन रिपोर्ट 3 दिन बाद क्यों लिखवाई गई? वैसे ऐसी स्थिति में उसी शाम पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। अब पादरा पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। सबसे पहले खुशबू के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया ताकि उसकी आखिरी लोकेशन और कॉल डिटेल्स से निकाली जा सके। पुलिस ने अब खुशबू के मोबाइल की पूरी डिटेल निकलवानी शुरू कर दी। आखिरी कॉल किसको की गई थी, फोन आखिरी बार कहां एक्टिव था और कब स्विच ऑफ हुआ। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ रही थी उतना ही मामला उलझता जा रहा था।
खुशबू कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो अचानक सब छोड़कर कहीं चली जाए। पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव और अपने सपनों को लेकर बेहद सीरियस। परिवार में वहीं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसका सपना था बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना या आगे चलकर MBA करना। कुछ दिन पहले ही वह कई बार बैंक एग्जाम के फॉर्म खरीद कर भी लाई थी, लेकिन फीस देखकर थोड़ा घबरा गई थी। एक एक फॉर्म की कीमत करीब 1000 रुपए थी और घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी। तबा ने उसे समझाया, पैसों की टेंशन मत लो, जैसे भी होगा मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन अब वही फॉर्म घर के लिविंग रूम में बड़े धूल खा रहे थे। 14 दिसंबर की शाम गांव के कुछ लोग रोज की तरह खेतों की तरफ गए हुए थे। खेतों के पास एक छोटा सा तालाब था। उसी इलाके में नारायण सरोवर भी पड़ता था। दोनों जगहों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। तभी एक ग्रामीण की नजर पानी में तैर रही एक अजीब चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे किसी इंसान का पैर पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देखते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत आसपास खेतों में काम कर रहे बाकी लोगों को आवाज लगाई। कुछ लोग हिम्मत करके तालाब के अंदर उतरे और बड़ी मुश्किल से उस चीज को बाहर निकाला। वह एक बड़ा प्लास्टिक का पैकेट था, जिसे ऊपर से मोटी लकड़ी और वायर से कसकर बांधा गया था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम तालाब के पास पहुंच गई। माहौल इतना डरावना था कि आसपास खड़े लोग दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। कैमरे के सामने उस पैकेट को धीरे धीरे खोला गया। पहले पैर दिखाई दे रहे थे, इसलिए सबको अंदाजा हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। ऊपर बंधी केबल वायर को काटा गया ताकि प्लास्टिक की परत हटाई जा सके। उसके अंदर एक मोटा कंबल लपेटा हुआ था। साथ में एक साड़ी और काले रंग की शर्ट भी नजर आ रही थी। जैसे जैसे परतें हटती गई, वहां मौजूद लोगों की सांसें थमने लगी। आखिरकार अंदर से एक लड़की का शव मिला। उसके हाथ और पैर नायलॉन की रस्सियों से बांधे हुए थे। पहली नजर में साफ हो गया कि यह किसी महिला की बॉडी है, लेकिन पहचान करना आसान नहीं था। कई दिनों तक पानी में पड़े रहने की वजह से चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। अगर पैरों का हिस्सा बाहर ना निकला होता तो शायद किसी की भी उस पर नजर पड़ती ही नहीं। पुलिस ने आसपास का पूरा इलाका खंगालना शुरू कर दिया। कहीं कोई पहचान की चीज मिल जाए, कोई कपड़ा, गहना या ऐसा सुराग जिससे पता चल जा सके कि आखिर ये लड़की कौन है। हालांकि वहां मौजूद लगभग हर इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। 11 दिसंबर को गांव की एक लड़की अचानक से गायब हुई थी। अब 3 दिन बाद उसी गांव के तालाब से एक लड़की की लाश मिली। सभी को अंदर ही अंदर डर था कि कहीं ये खुशबू तो नहीं। शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पादरा हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मौके से मिली हर चीज का रिकॉर्ड तैयार किया। प्लास्टिक, कंबल, काली शर्ट, साड़ी, सब की फोटो और वीडियो बनाई गई। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया ताकि पहचान में मदद मिल सके। कुछ देर बाद खुशबू की मां और बहन हेल्थ सेंटर पहुंची। जैसे ही उन्होंने वहां रखे कपड़े देखे, दोनों टूट गई। कपड़ों से उन्हें खुशबू की पहचान का पता चल गया कि यह लड़की जिसका शव मिला है, ये वही खुशबू है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा अब डर में बदल चुका था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब किसने किया? गांव वालों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जितना बन पड़ा लोगों ने उतना दिया। देखते ही देखते करीब 3.5 लाख रुपए जमा हो गए। ऐलान किया गया कि जो भी आरोपी तक पहुंचने में मदद करेगा उसे ये रकम इनाम के तौर पर दे दी जाएगी।
उधर पुलिस लगातार खुशबू के फोन रिकॉर्ड खंगाल रही थी, लेकिन वहां से भी कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। ना किसी लड़के से लंबी बातें, ना बार बार कॉल, ना ही कोई ऐसा नंबर जिस पर शक पैदा हो सके। फोन की आखिरी लोकेशन भी गांव के आसपास ही दिख रही थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि खुशबू का फोन भी गांव के अंदर ही बंद हुआ था और उसकी लाश भी गांव के उसी तालाब से मिली। इसका मतलब साफ था, जिसने भी ये किया वह गांव या आसपास की जगह को अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस की नजर उस साड़ी पर गई जो शव के साथ मिली थी। वह कोई आम साड़ी नहीं लग रही थी, देखने में किसी यूनिफॉर्म जैसी लग रही थी। जब पुलिस ने इसके बारे में पता किया तो सामने आया कि ऐसी साड़ियां आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं पहनती है। बस यहीं से जांच ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस को लगा कि शायद आरोपी का कोई कनेक्शन आंगनबाड़ी से हो सकता है। इसके बाद गांव की सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स से पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन किसी पर भी सीधा शक नहीं हो रहा था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। वहीं गले के पास किसी तेज धार वाले हथियार के निशान भी मिले। शरीर पर संघर्ष के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने आखिरी समय तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। अब पुलिस ने तालाब के आसपास लगे कैमरों की जांच शुरू कर दी। हालांकि वह इलाका गांव के बाहरी हिस्सों में था। चारों तरफ खेत, पेड़ और सुनसान रास्ते थे। वहां सीधे तालाब के पास कैमरा होना मुश्किल था, लेकिन उस तरफ जाने वाली कुछ गलियों में दुकानें थी जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हो सकते थे। पास ही में स्वामी नारायण मंदिर भी था, वहां भी कैमरा मौजूद थे। उसी उम्मीद में पुलिस ने एक एक कर फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने घंटों तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसमें गांव के कई लोग आते जाते नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे देखकर सीधे किसी पर शक किया जा सके। इसी दौरान पुलिस ने तालाब के पास मिले सामान का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया। वही वीडियो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के जरिए गांव के एक परिवार तक भी पहुंचा। जैसे ही घर के मुखिया ने वीडियो देखा, वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गए। उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा था, इसके बारे में आपको अभी पता चलेगा। उधर मीडिया में भी यह मामला तेजी से फैल चुका था। रिपोर्टर्स लगातार पुलिस से सवाल कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। खुशबू की मां ने मीडिया को बताया कि पुलिस उनके दामाद कल्पेश को पूछताछ के लिए थाने ले गई है और घंटों से वहीं बैठाकर सवाल पूछ रही है। दरअसल खुशबू की बॉडी मिलने के बाद पुलिस लगभग रोज परिवार के घर पहुंच रही थी। हर दिन नए सवाल, नई पूछताछ और हर छोटे एंगल को चेक किया जा रहा था। हालांकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने साफ कहा, कल्पेश सिर्फ परिवार का करीबी सदस्य है, इसलिए उसे सामान्य पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने एक चाल चली। असल में पुलिस के पास अब तक कोई भी पक्का सुराग नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों की गतिविधियां थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन जांच अभी अधूरी थी। तभी पुलिस ने जानबूझकर मीडिया में खबर फैलाई कि आरोपी की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर के कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कह दिया कि आरोपी खुशबू और उसके परिवार को जानता था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अब हर कोई अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगा। अगर आरोपी परिवार का जानकार है तो आखिर कौन हो सकता है? गांव का माहौल अचानक से बदल चुका था। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। फिर तारीख आई 16 दिसंबर 2019। उस दिन स्वामी नारायण मंदिर के कुछ कर्मचारी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जिस डीवीआर में सेव होती थी, वह पूरी मशीन गायब है।
सुबह जब कर्मचारी मंदिर पहुंचे तो डीवीआर अपनी जगह पर था ही नहीं। यह सुनते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई, क्योंकि कुछ ही समय पहले पुलिस ने मीडिया में यह खबर फैलाई थी कि मंदिर के कैमरों में आरोपी दिखाई दिया है। और अब अचानक उसी मंदिर का डीवीआर चोरी हो जाना कोई मामूली बात नहीं लग रही थी। पुलिस को तुरंत समझ आ गया था जिसने भी ये चोरी की वह डर चुका है। मामला और गंभीर हो गया। तुरंत चोरी का केस दर्ज किया गया। अब इस जांच में सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं थी, बल्कि लोकल क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी शामिल हो चुके थे। सभी टीमें मिलकर काम कर रही थी। पुलिस बिना समय गवाए डॉग स्क्वाड के साथ मंदिर पहुंची। आसपास की दुकानों और गलियों के कैमरे भी खंगाले, ताकि पता चल जा सके कि डीवीआर लेकर कौन गया है। यहीं पर स्नीफर डॉग ने बड़ा रोल निभाया। कुत्ता सूंघते सूंघते मंदिर से बाहर निकला और कई गलियों से गुजरता हुआ गांव के एक घर के सामने जाकर रुक गया। वह घर था जय व्यास का। अब पहली बार जान सीधे एक व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी। चांसद गांव की गलियों में अब एक अजीब सा डर फैल चुका था। जिस गांव में लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे, वहीं अब हर चेहरे पर शक और बेचैनी दिखाई देने लगी थी। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। तभी 16 दिसंबर 2019 की सुबह मामले ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो गायब हुआ डीवीआर उसी घर से बरामद हो गया। जय व्यास नाम का यह लड़का मुश्किल से करीब 18-19 साल का था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे पूछा कि आखिर उसने डीवीआर क्यों चुराया, लेकिन वह ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाया। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मामला अब और ज्यादा संदिग्ध बन चुका था, इसलिए पुलिस उसे तुरंत थाने ले आई। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जय व्यास का घर खुशबू जानी के घर से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों एक ही गांव में रहते थे। परिवार के बीच दूर की रिश्तेदारी भी थी। खुशबू तो हर रक्षाबंधन जय को राखी तक बांधा करती थी। गांव वाले उन्हें भाई बहन की तरह देखते थे, लेकिन जय की छवि गांव में अच्छी नहीं थी। लोग उसे गुस्सैल और झगड़ालू लड़का मानते थे। उसके खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े की शिकायतें आ चुकी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जबकि मां आंगनबाड़ी में नौकरी करती थी। शायद यही वजह थी पुलिस को तालाब से मिली आंगनबाड़ी वाली साड़ी पर भी शक हुआ था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या जय सिर्फ डीवीआर चोरी करने के लिए आया था, या फिर खुशबू जानी केस के पीछे का असली राज उसी के पास छिपा हुआ है। कुछ देर पहले ही वह कॉलेज की क्लास खत्म करके लौटी थी। उसके बाद अपनी बहन तेजल के साथ बैंक भी गई थी। काम खत्म करने के बाद तेजल उसे वापस घर छोड़कर अपने ससुराल चली गई। उस समय घर में खुशबू अकेली थी। मां नौकरी पर गई हुई थी और सौतेले पिता वडोदरा में थे। उधर जय व्यास के घर की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। उसके पिता काम पर जा चुके थे। जय अपनी मां को स्कूटी से आंगनबाड़ी छोड़कर अभी अभी घर लौटा था। अब उसके घर में कोई भी नहीं था। इसी दौरान जय सीधे खुशबू के घर पहुंचा। उसने खुशबू को कहा कि उसे अपनी किताबों पर कवर चढ़ाने हैं, लेकिन वह ठीक से कर नहीं पा रहा। उसने मदद मांगी और कहा कि बस थोड़ी देर का काम है। खुशबू के लिए जय कोई अनजाना लड़का नहीं था, वह उसे भाई जैसे मानती थी। दोनों परिवारों के बीच पुरानी जान पहचान और रिश्तेदारी भी थी, इसलिए खुशबू को उसके घर जाने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। उसने सोचा कि आधे घंटे में काम खत्म करके वो घर वापस लौट आएगी। इसी भरोसे के साथ वह जय की स्कूटी पर बैठकर उसके घर चली गई। समय करीब दोपहर के 1, सवा 1 या 1:30 के आसपास का था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी
कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने दोनों को एक साथ जाते नोटिस किया ही नहीं। हालांकि उनके घर बहुत पास में थे। मुश्किल से 1-2 मिनट में वे जय के घर पहुंच गई और जैसे ही खुशबू उस घर के अंदर दाखिल हुई, वहां कोई नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। जय ने शायद पहले से ही मौका तलाश रखा था। जैसे ही खुशबू घर के अंदर गई, उसने धीरे से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में खुशबू को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उसे जय पर भरोसा था। लेकिन अगले ही पल माहौल अचानक से बदल गया। जय ने अचानक खुशबू का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। खुशबू तुरंत समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जय को धक्का दिया और जोर से चिल्लाने लगी। वह दरवाजे की तरफ भागी ताकि किसी तरीके से बाहर निकल सके, लेकिन जय ने उसका रास्ता रोक लिया। अब स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। खुशबू लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जय उसके सामने कमजोर पड़ता महसूस कर रहा था। घबराहट और गुस्से में उसने पास रखे एक हथौड़े को पकड़ा और सीधे खुशबू के सर पर वार कर दिया। उस वार से सब कुछ बदल गया। खुशबू कुछ पल के लिए वहीं सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घायल हालत में भी वह किसी तरीके से खुद को संभालते हुए भागने लगी। उसे जहां रास्ता दिखा वह उसी तरफ दौड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह घर के ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गई। ऊपर एक छोटा सा बाथरूम था। खुशबू तुरंत उसके अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर जय हथौड़ा लेकर उसके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। वह जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर खुशबू की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। सर से बहता खून और दर्द की वजह से वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी। इसी अफरा तफड़ी में दरवाजे का हैंडल टूट गया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही जय ने बिना एक पल गवाए फिर से हथौड़े से खुशबू के सर पर हमला कर दिया। इस बार चोट इतनी खतरनाक थी कि खुशबू वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अब जय पूरी तरीके से डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि खुशबू अगर जिंदा बच गई तो फिर वो खुद नहीं बच पाएगा। उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी। घबराहट में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। जय नीचे गया, वहां से एक तेजदार कुल्हाड़ी उठाकर लाया। उसने उसी हथियार का इस्तेमाल खुशबू के गले पर किया। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब खुशबू की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी है, तब उसने सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने खुशबू के हाथ रस्सी से बांधे, फिर उसे एक काले रंग की शर्ट में लपेटा। इसके बाद अपनी मां की आंगनबाड़ी वाली साड़ी लेकर आया। एक कंबल और प्लास्टिक का बड़ा तिरपाल भी निकाला। उसने खुशबू के शव को इन सभी चीजों में पूरी तरीके से पैक कर दिया। ऊपर से केबल वायर बांध दी ताकि पैकिंग खुल ना सके। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी, शव को घर से बाहर कैसे ले जाया जाए। वजन ज्यादा होने की वजह से जय उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह पैकेट को नीचे तक घसीट कर लाया और बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहुंचा। लेकिन अकेले उसे स्कूटी पर रखना उसके बस की बात नहीं थी। तभी उसने पड़ोस में काम कर रहे एक मजदूर को बुलाया। वहां कुछ मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। जय ने उनसे एक मदद मांगी। मजदूर ने भी बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद कर दी। हालांकि उसे हैरानी जरूर हुई। उसने पूछा कि आखिर इस पैकेट में क्या है, ये इतना भारी क्यों है। जय ने तुरंत झूठ बोल दिया। उसने कहा कि इसमें घर का पुराना कंक्रीट है और बेकार का मलबा भरा हुआ है, जिसे वह बस फेंकने के लिए ले जा रहा है। दोपहर करीब 2 बजे जब गांव अपनी रोजमर्रा जिंदगी में व्यस्त था, जय उसी स्कूटी पर उस पैक किए गए शव को लेकर निकला और जाकर तालाब में फेंक दिया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी वारदात के दौरान भी किसी ने जय पर शक नहीं किया। गांव की गलियों से लेकर तालाब तक वह बिना किसी डर के आता जाता रहा। सबूत मिटाने के लिए उसने हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुशबू का मोबाइल फोन और यहां तक कि बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे का हैंडल भी नदी में फेंक दिया। खुशबू की चप्पल उसने एक झाड़ी में छुपा दी। फिर घर लौटकर उसने पूरे बाथरूम और घर की सफाई की ताकि माता पिता के घर लौटने से पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो सके।
लेकिन डर अब भी उसके अंदर जिंदा था। अगली सुबह यानी 12 दिसंबर जय फिर तालाब के पास पहुंचा। उसे डर था कि कहीं शव पानी की सतह पर आ ना गया हो। जब उसने देखा कि पैक किया गया शरीर हल्का सा दिखाई दे रहा है तो वह और ज्यादा घबरा गया। इसके बाद उसने एक भारी पेड़ का तना ढूंढा और उसे पॉलीथीन से बंधे शव के साथ बांध दिया ताकि वह पूरी तरीके से पानी के नीचे डूबा रहे। यह सब करने के बाद जय ऐसे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह समय पर कॉलेज जाने लगा, ITI भी जाता। और जब खुशबू के गायब होने की खबर फैलने लगी तो वह खुद भी उसे ढूंढने का नाटक करने लगा। वह खुशबू के घर जाता, परिवार को संभालने की कोशिश करता, गांव वालों के साथ खोजबीन में शामिल होने का दिखावा करता। गांव के लोगों ने जब आरोपी तक पहुंचने के लिए 5 लाख का इनाम इकट्ठा किया तो जय के परिवार ने उसमें योगदान भी दिया। उसके माता पिता तो खुशबू के घर आकर उसकी मां और बहन को संभालने की कोशिश तक कर रहे थे, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। 14 दिसंबर की शाम जब तालाब से खुशबू का शव मिला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जय अंदर से पूरी तरीके से डर चुका था। उसे क्राइम शोज देखने का शौक था, वहीं से उसने सबूत छिपाने और शव ठिकाने लगाने के तरीके सीखे थे। लेकिन वह यह भूल गया था कि कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ली जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। जब पुलिस ने तालाब के पास मिली चीजों का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया तो वह वीडियो जय के पिता महेंद्र व्यास तक भी पहुंच गया। उन्होंने जैसा ही वीडियो ध्यान से देखा, उसकी नजर उस कंबल पर जाकर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए वे बिल्कुल चुप हो गए क्योंकि वो कंबल उन्हें अपने ही घर का लग रहा था। घबराकर वो तुरंत घर पहुंचे। पूरे घर में वही कंबल ढूंढने लगे, लेकिन कंबल कहीं पर नहीं मिल रहा था। अब उनके मन में डर बैठ चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार दोनों ने जय से सवाल किया। शुरुआत में जय बात घुमाता रहा, लेकिन दबाव बढ़ा तो वह टूट गया। उसने अपने माता पिता के सामने पूरी सच्चाई को कबूल कर लिया। अब माँ बाप के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो खुशबू के लिए इंसाफ चुनेंगे या फिर अपने बेटे को बचाएंगे। उन्होंने बेटे को पुलिस के हवाले करने के बजाय सबूत मिटाने शुरू कर दिए। बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे में नया हैंडल लगवाया और पूरे घर की दोबारा सफाई करवाने लगे। यहां तक कि दीवारों पर पट्टी और पेंट तक करवाया गया ताकि किसी भी तरीके का निशान बाकी ना रह सके। उधर पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। कोई ठोस सुराग हाथ में नहीं लग रहा था। तभी अधिकारियों ने एक चाल चली। मीडिया में खबर फैला दी कि आरोपी की पहचान हो चुकी है। उसका चेहरा मंदिर के कैमरे में कैद हो चुका है। यह खबर भी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जय ये सुनते ही पूरी तरीके से घबरा गया। उसे लगा कि अब पुलिस कभी भी उसके घर पहुंच सकती है। डर के मारे उसने वहीं सबसे बड़ी गलती कर दी। रातों रात मंदिर पहुंचा और वहां से कैमरों की DVR मशीन चुरा ली। बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। जिस पुलिस के पास अब तक कोई सबूत नहीं था, उसी पुलिस को अब समझ आ गया था कि कैमरे की रिकॉर्डिंग से डरने वाला इंसान ही असली अपराधी है। जांच सीधा जय व्यास तक पहुंच गई और आखिरकार उसकी बनाई हुई झूठ की पूरी दुनिया ढहने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि खुशबू के साथ गलत हरकत के सबूत नहीं मिले। मामला अचानक हुई हिंसा और हत्या का था, जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात साफ हो चुकी थी,
खुशबू ने आखिरी पल तक खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान मिले थे। पुलिस को लगा कि जब जय को एहसास हो गया कि वह खुशबू को काबू नहीं कर पाएगा और अगर वो बच गई तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, तब उसने उसे हमेशा के लिए चुप करने का फैसला किया। 17 दिसंबर 2019 तक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को आपराधिक रूप से गिरफ्तार किया। जय व्यास, उसकी मां रक्षाबेन और पिता महेंद्र व्यास। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ हथौड़ा और कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। इसके अलावा तालाब और आसपास में बाकी जो सबूत थे वो भी धीरे धीरे रिकवर होने लगे। जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस दौरान जय ने एक बात बार बार कही, इस अपराध में सिर्फ मैं ही शामिल था, मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं। लेकिन पुलिस के मुताबिक उसके माता पिता ने सबूत मिटाने में मदद की है। घर के बाथरूम में लगा नया हैंडल, ताजा पेंट और सफाई सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को लेकर उनके घर पहुंची ताकि पूरे क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जा सके। अधिकारी एक एक चीज नोट कर रहे थे। जय कहां खड़ा था, खुशबू किस तरफ भागी, हथियार कहां से लाया गया, बॉडी को नीचे कैसे लाया गया और स्कूटी तक पहुंचाया कैसे गया। इसी दौरान वो मजदूर भी सामने आया जिसने अनजाने में जय की मदद की। उसने पुलिस को बताया कि जय ने उससे कहा था कि पैकेट में कंक्रीट का कचरा है और उसे स्कूटी पर रखने में मदद चाहिए। जब ये रिक्रिएशन चल रहा था तब गांव के सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा, सदमा और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। जिस गांव में कभी अपराध की कल्पना भी नहीं की गई थी, वहां इतनी बेरहमी से एक लड़की की हत्या ने लोगों का भरोसा हिला दिया। आखिर में पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। हालांकि इस केस में आगे क्या हुआ उसकी ज्यादा आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन कमेंट्स में दावा किया गया है कि जय कुछ समय बाद जेल से बाहर आ गया था। यहां तक कि एक यूजर ने यह भी लिखा कि उसने दोबारा वैसी ही हरकत करने की कोशिश की। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस मानसिकता की कहानी है जो समय रहते रोकी ना जाए तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। धन्यवाद।